वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विट्स एंड आई एम योर तन्वी मैम। आज हम लोग द स्पेक्टेटर क्लब का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ओके, वीडियो विल बी इन 6 पार्ट्स, तो अभी पार्ट 6 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 4 तक की लिंक पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड ऑल्सो मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल पे कि द स्पेक्टेटर और द टाटलर कब आया, अबाउट द स्पेक्टेटर, टाटलर एंड गार्जियन। तो वो उसकी भी लिंक आपको, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से पढ़ लीजिए जा करके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। क्लियर? चलिए अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं अपना। बट दैट आवर सोसाइटी में नॉट अपेयर अ सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट्स unacquainted with the gallantries and pleasures of the age, we have amongst us the gallant Will Honeycomb. Okay, so अब जो है द स्पेक्टेटर क्लब का अगला कैरेक्टर जो है वो कौन है? वो है विल हनीकॉम्ब। तो जो रिचर्ड स्टील है वो ये कह रहे हैं कि बट दैट आवर सोसाइटी में नॉट अपेयर अ सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट्स। ठीक है, अ सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट्स का मतलब क्या हुआ? ह्यूमरिस्ट कौन होते हैं? बेसिकली ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जो अपनी राइटिंग्स, अपनी बातों में ह्यूमर का यूज करें, उन्हें हम ह्यूमरिस्ट्स बोलते हैं। एंड वाई इंटेलेक्चुअल? बिकॉज जिसको नॉलेज होगी ह्यूमर की अच्छे से वही कर पाएगा उसका सही यूज, राइट? दैट इज वाई ह्यूमरिस्ट, और इसीलिए इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव का यूज होता है ह्यूमरिस्ट्स के लिए। क्लियर? एंड अनअक्वेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज से हैबिचुअल ना होना। ठीक है, एंड ये पर्सन्स के बीच का होता है। ठीक, पर्सन्स के बीच के लिए यूज किया जाता है कि कोई पर्सन अगर किसी भी दूसरे पर्सन से या किसी भी चीज से अनहैबिचुअल है तो उसके लिए हम अनअक्वेंटेड यूज करते हैं। विद द गैलेंट्रीज। नाउ व्हाट इज गैलेंट्रीज? गैलेंट्रीज इज द क्वालिटी दैट मेंस पॉजेस फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन्स के लिए जो एक किवैलरिक और हीरोइक पर्सनैलिटी होती है ना, उसे हम, ट्रेट होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या? गैलेंट्रीज। ठीक, वुमेन्स की कैसे केयर करनी है, वुमेन्स को के साथ कैसे डील करना है, वो सारी जो चीजें हैं वो गैलेंट्रीज में आती हैं। ओके, सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि लेकिन हम अपनी सोसाइटी में ऐसे ह्यूमरिस्ट्स को सिर्फ नहीं चाहते जो कि प्लेजर्स ऑफ एज, यानी कि प्रेजेंट टाइम में 18th सेंचुरी की लिखा हुआ है ना, तो 18th सेंचुरी में जो भी चल रहा है, जो भी ट्रेंड में है, फैशन की सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, जो भी ट्रेंड में है उस ट्रेंड का के बारे में नॉलेज ना हो, ऐसे लोगों को सिर्फ नहीं रखना है जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल हो, जो सिर्फ एक सीरियस पर्सनैलिटी रखते हो, जिनके अंदर कोई भी गैलेंट वाला कैरेक्टर ना हो। हमें सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं चाहिए। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी में सीरियस लोग ही नहीं चाहिए। एंड इसीलिए, ठीक है, फिर इतना वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। देन वो क्या कहते हैं? वी हैव अमंग्स्ट अस द गैलेंट विल हनीकॉम्ब। हमारे पास, और इसीलिए कि हमारी सोसाइटी सिर्फ सीरियस पीपल से ना भर जाए, सीरियस लोगों से ना भर जाए, ह्यूमरिस्ट से ना भर जाए, ऐसे भी लोग रहे उसमें जिनको गैलेंट्रीज और एज का, उस पर्टिकुलर एज का जो प्लेजर है उसके बारे में मालूम हो। इसीलिए हमारे सोसाइटी में जो अगले मेंबर है वो कौन है? वो है विल हनीकॉम्ब। और विल हनीकॉम्ब के लिए एक एडजेक्टिव यूज हुआ है गैलेंट। वो पर्टिकुलरली लिखा ही गया है ये शो करने के लिए कि इनके अंदर वो वाली पर्सनैलिटी थी, मतलब इनको था वुमेन्स में इंटरेस्ट, और इनको पता था कि वुमेन्स के साथ कैसे डील करते हैं, वुमेन के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे गैलेंट यूज हुआ है। गैलेंट इज बेसिकली अ chivalric and heroic personality of man which is particularly inclined towards women। ठीक है, जो कि वुमेन की प्रोस्पेक्टिव से हीरोइक और chivalric हो, उसे हम गैलेंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है, बेसिकली मैन के लिए ही आएगा ये। क्लियर? A gentleman who, according to his years, should be in the decline of his life, but having ever been very careful of his person and always had a very easy fortune, time has made but a very little impression, either by wrinkles on his forehead or traces on his brain। अब क्या कह रहे हैं? अभी विल हनीकॉम्ब की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अ जेंटलमैन हु, ये कैसे जेंटलमैन थे? जो कि अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, यानी वो जितने साल के थे, अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स का मतलब वो जितने साल के थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शुड बी इन द डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ। तो उनको जितनी उनकी एज थी उसको देखा जाए तो उनके जीवन का ये अंतिम समय होना चाहिए। ठीक है, बट हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, पर्सन से मतलब है यहाँ पे पर्सनैलिटी से,
ओके अब वो ये कह रहे हैं कि लेकिन क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे एंड ऑलवेज हैड अ वेरी इजी फॉर्च्यून, और उनका जो फॉर्च्यून था वो बहुत ही आसान था, ठीक है, यानी बहुत ही लकी थे वो, हम लोग कहते हैं तुम बहुत किस्मत वाले हो, तो वो ही वॉज लकी, एंड क्योंकि वो लकी थे टाइम हैज मेड बट अ वेरी लिटिल इम्प्रेशन आइदर बाय wrinkles on his forehead or traces on his brain। तो इसी वजह से टाइम ने उनकी उम्र पे कुछ निशान तो छोड़े थे, इंप्रेशन से क्या मतलब हुआ कि मतलब ट्रेसेस छोड़े थे, निशान छोड़े थे, लेकिन बहुत कम छोड़े थे, जो कि कैसे दिखाई देते थे, या तो उनकी जो व्रिंकल्स पड़े हुए थे, जो झाई पड़ी हुई थी उस फोरहेड पे, मत्थे पे, उससे या तो पता लगता था, या तो उनके ब्रेन्स के जो साइन होते थे, ठीक है ना। ब्रेन्स के साइन से क्या मतलब है, यहाँ पे ब्रेन के साइन बेसिकली जो ओल्ड लोग होते हैं, आप उनका देखोगे, उनका ब्रेन की जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है, आप उनको कुछ समझाओगे ना तो उनको उसको कैप्चर करने में और समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक। तो ट्रेसेस ऑफ द ब्रेन से यही मतलब है, यानी साइकोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस हैं उनसे पता लग जाता था, उनकी उसकी एक्टिविटी से पता लग जाता था कि हाँ इनकी एज है ऐसी, ठीक है। His person, again person मतलब personality, his person is well turned and of a good height। उनकी जो personality थी वो बहुत ही अच्छी थी, well turned यानी का इसका मतलब हुआ कि बहुत अच्छी उन्होंने बनाई थी उनकी personality, as we have read before कि वो बहुत ध्यान देते थे अपनी personality का, और उनकी जो height थी वो भी अच्छी थी, यानी proper जैसे एक मैन को होना चाहिए personality wise, वो वैसे ही थे। He has all his life dressed very well। पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत अच्छे से खुद को ड्रेसअप करके रखा था, यानी वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते थे अपनी पूरी लाइफ में अभी तक की। एंड रिमेंबर्स हैबिट्स एज अदर्स डू मेन। अब क्या बोल रहे हैं, एंड रिमेंबर्स हैबिट्स एज अदर्स डू मेन, और जैसे कि बाकी लोग भी रहते हैं, बाकी सारे मेन रहते हैं, उनकी जो हैबिट थी वो भी कुछ कुछ थी, और जो कि उनको ध्यान थी, अभी भी वो हैबिट उनको ध्यान थी जब वो मेन थे, मेन की एज में थे, उस टाइम पे जो वो हैबिट्स करते थे वो उनको अभी भी याद थी। He is very ready at that sort of discourse with which men usually entertain women। He is very ready, very ready का मतलब हमेशा तैयार रहना, ठीक है। तो एट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स यानी किसी एक डिस्कशन के बारे में बात होना, एंड सॉर्ट ऑफ यानी किसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में बात होना। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर वुमेन्स को इंटरटेन करने की बात आती थी, अगर इस चीज के बारे में कोई बात हो रही है या कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो हमेशा रेडी रहते थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, ही हैज ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल। आई गेस ये ऊपर वाली लाइन मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, उसको मैंने इसीलिए वापस से कवर किया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, ही हैज ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल एंड रिमेंबर हैबिट्स अदर्स डू मेन। क्या बोल रहा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप हुए थे, यानी कि ही वॉज अ, जैसे ट्रू मैन की पर्सनैलिटी होती है ना, एक जेंटलमैन की पर्सनैलिटी होती है, उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही थी, वो हमेशा अच्छे से ड्रेसअप होते थे, उनके अंदर एक मैन के अंदर जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो उनके अंदर थी। बट हाँ, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू वुमेन एंड प्लेजर्स ऑफ द एज, जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो, ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक्स टू हिम एंड लाफ्स इजली। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो विल हनीकॉम्ब थे वो जब भी उनसे कोई बात करता था तो वो हमेशा स्माइल करते थे और उनको हंसाना आसान था, ठीक है। लाफ्स इजली यानी वो बहुत आसानी से हंस देते थे, उनको हंसाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती थी। ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड। उनको मोड से यहाँ पे मतलब क्या है, मोड से यहाँ पे मतलब फैशन से है, ठीक है, यानी कि मोड एक बेसिकली वो जो फैशन वाला क्राइटेरिया था उसका उनको पूरी हिस्ट्री पता थी, ठीक। और हर मोड की यानी जो भी प्लेजर, जो भी चीजें उस पर्टिकुलर एज में फेमस है, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। प्लेजर से यहाँ पे यही मतलब है, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, उन सब चीजों के बारे में विल हनीकॉम्ब को पता था। एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच, और अब वो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें, क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं देखते हैं। एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच किंग्स वेंचेस आर वाइफ्स एंड डॉटर्स हैड दिस मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर। अब वो एग्जाम्पल देके बताते हैं कि
कौन कौन से मतलब किस तरीके के मोड की वो बात कर रहे हैं और किस किस चीज के बारे में विल हनीकॉम्ब को हिस्टोरिकल नॉलेज भी थी। तो वो यही कहते हैं कि उनको सारी हिस्टोरिकल नॉलेज थी और वो आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सी फ्रेंच किंग वेंचेस, ना व्हाट इज वेंचेस, वेंच जो है वो आर्काइक वर्ड है फॉर यंग गर्ल और वुमेन बेसिकली, एंड वेंच का एक और मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट के सेंस में, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है इसीलिए उन्होंने देखो आगे क्लियर भी किया है, आर वाइफ्स एंड डॉटर्स, यानी कि फ्रेंच वेंच, वहां पे तो वेंच बोलते थे ना, उस टाइम पे वेंच बोलते थे, तो वही वो कह रहे हैं कि फ्रेंच वेंच यानी कि फ्रेंच जो यंग, कौन सी ऐसी फ्रेंच यंग लेडीज थी, यंग गर्ल्स थी जो कि जहाँ कर्ल करती थी अपने बालों को, और जिनकी वजह से ये जो बाल कर्ल करने का फैशन है, मैनर है, ये पॉपुलर हुआ। उनको उस फ्रेंच लेडी का नेम भी पता होता था, ठीक है। तो वेंच के बाद उन्होंने आर वाइफ्स एंड डॉटर्स जो लिखा है वो यही एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, क्योंकि वेंच के मैंने बताया ना 2 मीनिंग होते हैं, तो दैट इज व्हाई हियर ही इज क्लासिफाइंग कि वो प्रोस्टिट्यूट के सेंस में नहीं बोल रहे हैं, वो उस सेंस में बोल रहे हैं, वाइफ्स और डॉटर्स के सेंस में। क्लियर हुआ? ओके आगे वो और एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं, दैट वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड्स। और 18th सेंचुरी में क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी वो हुड को एक पर्टिकुलर तरीके से लगाती थी, फोटो आपको दिख रही होगी, ऐसे लगाती थी। तो यही वो कह रहे हैं कि ये फैशन कहाँ से आया, कौन सी क्वीन ने पहली बार किया था, वो इसके बारे में भी बता सकते हैं। हुज फ्रैलिटी वाज कवर्ड बाय सच अ सॉर्ट ऑफ पेटीकोट। अब वो ये भी बता सकते हैं कि फ्रैलिटी मतलब क्या होता है, वीकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स बॉडी, ठीक है। कुछ फीमेल्स होती है ना जो स्किनी होती हैं, पतली होती हैं, तो उनको अपनी बॉडी कवर करने का, जो पेटीकोट से वो लोग कवर करती थी, वो फैशन कहाँ से आया है वो इसके बारे में भी बता सकते हैं। एंड हुज वैनिटी टू शो हर फुट मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस सो शॉर्ट इन सच अ ईयर। और वो ये बोल सकते हैं कि जैसे आजकल के टाइम पे फैशन नहीं है एंकल लेंथ का, तो यही वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे इन सच अ ईयर, यानी उस समय पे जो फ्रॉक को और ड्रेस को छोटा करके पहनने का ट्रेंड चला था, वो कौन सी लेडी से आया था, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, हुज वैनिटी टू शो। वैनिटी मतलब क्या होता है, वैनिटी मतलब होता है ये क्वालिटी होती है जो कि फीमेल्स में होती है, जब वो लोग अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को शो करते हैं विथ प्राउड, ठीक है, दैट इज वैनिटी, ठीक है। सो वैनिटी वो चीज है, तो ये यहाँ पे वैनिटी टू शो हर फूड, यानी जिन, वो ये भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी क्वीन थी जिसको अपने पैर दिखाने का इतना ज्यादा शौक था और प्राउड फील होता था, जिसकी वजह से, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से ड्रेस जो है शॉर्ट की गई उन सालों में, ठीक है, यानी उस वक्त पे। तो वो ये भी बता सकते हैं कि ये ट्रेंड कौन सी क्वीन से आया था, मतलब उनको इतनी नॉलेज थी। बेसिकली एग्जाम्पल दे करके रिचर्ड स्टील ये बताना चाहते हैं कि विल हनीकॉम्ब को इतनी नॉलेज थी इन सब के बारे में। इन अ वर्ड का मतलब क्या हुआ, ब्रीफली, यानी इन शॉर्ट। अगर हम इन सारी चीजों को जो ऊपर बोला उसको शॉर्ट में बोले, इन अ वर्ड ऑल हिज कन्वर्सेशन एंड नॉलेज हैव बीन इन द फीमेल वर्ल्ड। उनकी जो भी कन्वर्सेशन होती थी या जो भी नॉलेज थी वो किसमें थी, वो फीमेल्स की दुनिया में थी, कि क्या फैशन चल रहा है, वो लोग क्या पसंद करती हैं, क्या नहीं करती हैं, फीमेल्स के लिए क्या चल रहा है उस एज में, ठीक है, वो सारी चीजें। एज अदर men of his age will take notice to you what such a minister said upon such and such an occasion, he will tell you when the Duke of Monmouth danced at court, such a woman was then smitten, another was taken with him at the head of his troop in the park। पे अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे बाकी सारे जो लोग हैं वो आपको इस बारे में नोटिस करा पाएंगे और ये नोटिस करेंगे, ये बताएंगे आपको कि कौन सा मिनिस्टर ने क्या बोला और किस किस ओकेजन पे बोला। उसी जगह पे जो विल हनीकॉम्ब है हमारे, ये क्या करेंगे, ये तुम्हें ये बता सकते हैं कि ड्यूक ऑफ मॉनमथ ने कब कोर्ट में डांस किया था और कौन सी ऐसी वुमेन थी, वो अ वुमेन, सच अ वुमेन वाज देन स्मिटन। वो ये बता पाएंगे कि पता है, जैसे लोग जनरली बात नहीं करते, पता है यार वो डांस कर रहे थे तो जो वो वाली लेडी थी ना वो उनके ऊपर फिदा हो गई थी, ऐसे करके लोग बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही सेंस बोल रहे हैं कि जो विल हनीकॉम्ब है वो ये बता पाएंगे कि ड्यूक ऑफ मॉनमथ ने कब कोर्ट में डांस किया था और ये एक वुमेन थी या कौन सी ऐसी वुमेन थी जो
उनके ऊपर पागल हो गई थी। स्मिटन का मतलब कि किसी से अट्रैक्ट हो जाना बहुत ज्यादा या सडनली, तुरंत ही किसी से अट्रैक्ट हो जाना बहुत डीपली, उसको बोलते हैं स्मिटन। ठीक है, तो यहाँ पे वही मतलब है उनका कि कौन सी वुमेन जो है वो स्मिटन हो गई थी, या ये वुमेन थी जो स्मिटन हो गई थी, और ये वुमेन थी जो इनके साथ, इनकी ट्रूप के साथ पार्क में गई थी, इनकी ट्रूप तक इनके साथ। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे बेसिकली। In all these important relations, he has ever about the same time received a kind glance or a blow of a fan from some celebrated beauty, mother of the present lord, such a one. Okay, before explaining this, I want to let you know कि ये थे ड्यूक ऑफ मनमथ, फर्स्ट ड्यूक ऑफ मनमथ ये थे, आपको फोटो दिख रही होगी। ठीक है, और ये उनकी डिटेल्स हैं। ठीक, देन कम्स हिज वाइफ, एक सर्टेन पोजीशन पे थी, तो ये उनकी वाइफ है, ड्यूक ऑफ मनमथ जो थे जेम्स स्कॉट, उनकी ये वाइफ है एन स्कॉट, और ये उनके बारे में है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नाउ अब मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। इन ऑल दीज इंपॉर्टेंट रिलेशंस, और अगर हम इन्हीं इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात करें तो फिर इन्हीं, यानी कि जो भी उन्होंने विल हनीकॉम्ब के बारे में बताया ऊपर, इनके बारे में अगर हम बात करें, ही हैज एवर अबाउट द सेम टाइम रिसीव्ड अ काइंड ग्लैंस, और उसी की अगर हम बात करें तो वो खुद, मतलब यहाँ पे विल हनीकॉम्ब की पर्सनैलिटी की बात हो रही है कि उनको भी बहुत ही काइंड ग्लैंस मिलते थे, किससे? वुमेन से, और अ ब्लो ऑफ अ फैन फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड ब्यूटी। सेलिब्रेटेड ब्यूटी यानी कि उस टाइम की जो ब्यूटीफुल लेडीज थी उनसे उनको बहुत ही काइंड ग्लैंस मिलते थे, और ब्लो ऑफ अ फैन का मतलब वो उनकी फैन हो जाती थी विल हनीकॉम्ब की। मदर ऑफ प्रेजेंट लॉर्ड सच अ वन, अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि मदर ऑफ प्रेजेंट लॉर्ड यानी कि प्रेजेंट में जो लॉर्ड है वहां के, उनकी जो मदर है वो एक इसका एग्जाम्पल है। इफ यू स्पीक ऑफ अ यंग कॉमनर दैट सेड अ लिवली थिंग इन द हाउस, अब वो बताना शुरू करते हैं, ही स्टार्ट्स अप। ठीक है, अब वो बताना शुरू करते हैं कि अगर तुम उस यंग कॉमनर, यानी कॉमनर मतलब कॉमन मैन, अगर तुम उस यंग कॉमन मैन की बात कर रहे हो जो सेड अ लाइवली थिंग इन द हाउस, जो कि हाउस में, बेसिकली हाउस से यहाँ पे क्या मतलब है समझ रहे होगे? हाउस से मतलब जहाँ पे वो लोग बैठते थे बेसिकली। ठीक है, जिस जगह पे वो लोग गैदर होते थे, जहाँ पे उन लोगों की बातचीत होती थी, तो वहां पे बेसिकली हाउस से यही मतलब है कि जब वो लोग गैदर होते थे, बात करते थे, वहां पे जो यंग कॉमनर था, अगर मैं उसकी बात करूं, he has good blood in his veins। क्या he has good blood in his veins यानी कि वो अच्छे खून का था, वो अच्छे नेचर का था, उसकी जो वेन्स थी उसमें अच्छा खून दौड़ता था। इस फ्रेज का मतलब हुआ कि वो अच्छे नेचर का था। टॉम मिराबेल बिगॉट हिम, बिगॉट बेसिकली मतलब, बिगॉट का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी चाइल्ड को बॉर्न करना। ठीक है, तो टॉम मिराबेल बिगॉट हिम का क्या मतलब हुआ कि टॉम मिराबेल के थ्रू वो बॉर्न हुआ है, यानी टॉम मिराबेल वाज हिज फादर। टॉम मिराबेल कौन थे? वो उसके फादर थे। द रोच चीटेड मी इन दैट अफेयर। ठीक है, फिर अब वो बेसिकली उसके फादर को बोल रहे हैं कि उसके फादर ने चीट किया था, किसको? विल हनीकॉम्ब को, उस अफेयर में। ठीक है, अब कैसे चीट किया था देखते हैं आगे क्या बोलते हैं वो। दैट यंग फेलोज मदर, उस फेलो की जो मदर थी जिसकी वो बात कर रहे हैं कि उस यंग कॉमनर जिसको उन्होंने कहा था, उसी को बोल रहे हैं कि दैट फेलोज मदर यूज्ड मी मोर लाइक अ डॉग देन एनी वुमन आई एवर मेड एडवांसेस टू, यानी कि मैं बहुत लोगों के साथ था, मतलब मैंने बहुत लोगों को, बहुत औरतों को देखा मेरे ऊपर, जिनका अटेंशन था मेरे ऊपर, जो मेरे ऊपर फिदा थी, लेकिन जिस तरीके से उस यंग लड़के की मदर ने मुझे डॉगी की तरह यूज किया है वैसा किसी ने नहीं किया। ठीक है, यानी बेसिकली वही चीज की उनके साथ थी, वो अफेयर में उनका यूज किया एंड देन उनको हटा करके शादी किसी और से कर ली। ठीक, तो वो उसको भी बुरा कहते हैं। ठीक है, अब्यूज करते हैं उसके फादर को भी, टॉम जिसका नाम था टॉम मिराबेल, उनको भी करते हैं और वुमेन को भी कहते हैं। दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ हिज वेरी मच एनलिवेंस द कन्वर्सेशन अमंग अस ऑफ अ मोर सीडेड टर्न। अब वो कह रहे हैं कि जब वो इस तरीके से बात करते, टॉकिंग ऑफ हिज यानी कि अपने बारे में जब वो इस तरीके से बात करते हैं, तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत ज्यादा खुशनुमा, जॉयफुल, एनलिवेंस मतलब जॉयफुल हो जाती है, ऑफ अ मोर सीड अमंग अस ऑफ अ मोर सीडेड टर्न, और फिर हमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है।
ठीक है, और ज्यादा हम क्यूरियस होने लगते हैं और उनकी बातें जो है वो बहुत ज्यादा जॉयफुल हो जाती हैं। सीडेड टर्न यानी वही कि बात में ऐसा टर्न आता है कि हमें बहुत ज्यादा क्यूरियसनेस होने लगती है फिर। एंड आई फाइंड देयर इज नॉट वन ऑफ द कंपनी, एंड आई वापस से उन रिचर्ड स्टील ने खुद के लिए यूज किया है। एंड आई फाइंड देयर इज नॉट वन ऑफ द कंपनी, और मैं ये मानता हूं कि जैसे वो थे ऐसा पूरी कंपनी में कोई भी नहीं था, यानी कोई भी नहीं था जो ऐसा हो जो उनकी कंपनी में ऐसे रह सके। बट माई सेल्फ, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद हु रेयरली स्पीक एट ऑल, जो कि बहुत ही रेयर बोलता था, बट स्पीक्स ऑफ हिम एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन हु इज यूजुअली कॉल्ड अ वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन। देखो फिर से पढ़ती हूँ क्या बोल रहे हैं। आई फाइंड देयर इज नॉट वन ऑफ द कंपनी बट माई सेल्फ, ठीक है, यानी वो यही बोल रहे हैं कि अगर मैं बाकी सबकी बात करूं तो मैं ये मानूंगा कि ऐसा कोई नहीं था जो उनकी ऐसी कंपनी में हो, लेकिन मैं था, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा कोई नहीं है मेरे सिवा, तो कुछ वैसा वाला है यहाँ पे। हु रेयरली स्पीक एट ऑल, जो कि बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था बट स्पीक ऑफ हिम एज ऑफ एस, लेकिन जब बोलता था तो ऐसे बोलता था जैसे जो मेन्स होते हैं ना, जो कि यूजुअली वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन बुलाते हैं। वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन का क्या मतलब हुआ? ऐसे इंसान, ऐसे मेन जो कि बहुत ही गुड मैनर के साथ बिहेव करें। वेल ब्रेड यानी कि गुड मैनर के साथ बिहेव करना, आपके बिहेवियर में वो जो गुड मोरालिटी है आपकी वो शो होना, ठीक। तो इसीलिए बोला गया है। फाइन जेंटलमैन और ज्यादा डिग्री को हाई करने के लिए यूज हुआ है। तो यही बोल रहे हैं, जब भी बोलते थे तो ऐसे इंसानों की तरह, ऐसे मीन्स की तरह बोलते थे जैसे बहुत अच्छे जो फाइन जेंटलमैन होते हैं, जो कि गुड मैनर्ड होते हैं, वो बोलते हैं। टू कंक्लूड हिज कैरेक्टर, अगर अब हम विल हनीकॉम्ब के कैरेक्टर को कंक्लूड करें, वेयर वुमेन आर नॉट कंसर्न्ड ही इज एन ऑनेस्ट वर्दी मैन, जहां पे वुमेन का कोई कंसर्न नहीं होता था, वहां पे वो बहुत ही ऑनेस्ट और वर्दी मैन थे। और इसकी एक और मीनिंग हो सकती है, ये तो एक जनरल मीनिंग थी, बट अगर हम कॉमास को ध्यान दें तो इसकी एक और मीनिंग हो सकती है, वो ये, टू कंक्लूड हिज कैरेक्टर वेयर वुमेन आर नॉट कंसर्न्ड ही इज एन ऑनेस्ट वर्दी मैन। और अगर हम उनके कैरेक्टर को कंक्लूड करें, ठीक है, जहां पे वुमेन्स नहीं आती हैं, क्योंकि हम उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे वुमेन्स कहां से आई? वहां पे वुमेन्स से कोई लेना देना नहीं है ना, हम उनके पर्टिकुलर खुद के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत ही ऑनेस्ट और वर्दी मैन थे। क्लियर? ओके, सो ये पढ़ा हमने विल हनीकॉम्ब के बारे में, एंड ही वाज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। क्लियर? अब हम पार्ट 5 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे का पार्ट 6 में पढ़ेंगे। इन पार्ट 6 में आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ मोर एनालिसिस, जो कि इकट्ठा होगा, मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, बट वो एक तरीके से कह लो जेस्ट होगा अभी तक के जितने पार्ट्स है हमने पढ़ाए हैं उनका। क्लियर? तो अब हम मिलेंगे पार्ट 6 में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।